हेलो बच्चों, वेलकम टू डिजिटल टीचिंग ऑफ आदित्य बिरला इंटरमीडिएट कॉलेज रेणुकूट सोनभद्र। मैं डॉक्टर स्मिता सिंह आपको हिस्ट्री पढ़ा रही हूँ। और हिस्ट्री में बच्चों हमने पिछले वीडियो से आपका ये जो पहला चैप्टर है फ्रांसीसी क्रांति स्टार्ट कर दिया था, जिसका सेकंड पार्ट जो दूसरा भाग है वो हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो आधा पार्ट जो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था बच्चों, उसको एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं, ठीक है। तो उसका हमने कुछ स्मृति बिंदु बनाया है, जिसमें हम सबसे पहले पढ़े थे बास्तील का पतन। बास्तील जो एक किला था, जो कि एक तरह से राजा की निरंकुशता का प्रतीक था, जिसको लोगों ने 14 जुलाई 1789 को उस पर अटैक किया, उसको पूरी तरह से ढा दिया और राजा के निरंकुशता के प्रतीक उस किले को ढा के एक तरह से राजा के ऊपर विजय प्राप्त करने का उनका जो एक मार्ग था वो प्रशस्त हो गया था। इसके बाद बहुत सारी क्रांतियां हुई। फिर हमने सेकंड पार्ट में पढ़ा 18वीं सदी के उत्तरार्ध में फ्रांसीसी समाज। तो फ्रांसीसी समाज कैसा था 18वीं सदी का उत्तरार्ध यानी 1750 के समय में। उसके बाद जब राजा गद्दी पे बैठा 1774 में, तो उस समय फ्रांसीसी समाज की क्या हालत थी। तो हमने बच्चों पढ़ा था कि फ्रांसीसी समाज 3 भागों में बटा हुआ था। पहला कुलीन वर्ग, दूसरा पादरी वर्ग, तीसरा मध्यम वर्ग जो जनसाधारण वर्ग थे जिसमें, ठीक है। तो इसके बाद फिर क्या था, उसमें बहुत सारी असमानताएं थी। ये जो फ्रांसीसी समाज के जो पहले और दूसरे वर्ग थे, जो पहला कुलीन वर्ग था, दूसरा पादरी वर्ग था, ये दोनों वर्ग जो है ऐशो आराम की जिंदगी जीते थे। किसी तरह की उनको कोई कमी नहीं थी, पैसा पानी की तरह बहाते थे। और सबसे बड़ी बात थी कि टैक्स नहीं देते थे, कर ये नहीं चुकाते थे। और पूरे राज्य में कर का भार था किसके ऊपर, तीसरे वर्ग के लोगों के ऊपर, जो कि एक तरह से गरीब जनता थी। तो ये तो समाज था जो 18वीं सदी के उत्तरार्ध में। इसके बाद हमने पढ़ा कि क्रांति की शुरुआत। तो क्रांति की शुरुआत हुई क्यों, क्योंकि जब राजा गद्दी पे बैठा 1774 में, तो राजकोष पूरी तरह से खाली था। तो राजा को राजकोष भरने के लिए एक उपाय सूझा कि लोगों के ऊपर जो कर है उसको बढ़ा दिया जाए। तो कर बढ़ाने के लिए क्या मीटिंग बुलाई जाती थी। मीटिंग में तय होता था कि कर बढ़ाना है या नहीं। तो ये मीटिंग जो बुलाई गई, तो उसमें क्या हुआ कि तीनों वर्ग के प्रतिनिधि आए थे। वहां पे जो है कुछ ऐसे मतभेद हुए जो ये मतदान को लेकर के, मताधिकार को लेकर के जो मतभेद हुआ, क्योंकि तीसरे वर्ग के लोग 600 लोग थे जिन्हें बैठने का भी इंतजाम नहीं था, वो पीछे खड़े थे। 300 वर्ग के लोग कुलीन, 300 पादरी वर्ग के लोग, ये आगे आमने सामने बैठे थे। इनके पीछे 600 लोग जो है जनसाधारण वर्ग, तीसरे वर्ग के लोग खड़े थे। और इनकी बात नहीं मानी गई और हर ये जो है सबके जो है मतदान की वाली बात जिसको अस्वीकार कर दिया राजा ने, तो ये नाराज हो गए, वहां से निकल आए और ये वर्साई के जो टेनिस कोर्ट था वहां जाके इन्होंने अपनी एक नेशनल असेंबली बनाने के लिए इन्होंने शपथ ली। फिर इसके बाद नेशनल असेंबली बनी। उसके बाद फ्रांस संवैधानिक राजतंत्र बन गया, मतलब फ्रांस जो है उसका संविधान आ गया। हार के राजा को इस पे हस्ताक्षर करना पड़ा और ये संविधान तो बन गया, लेकिन फ्रांस क्या था, राजतंत्र पूरी तरह से नहीं हटा। फ्रांस जो है, जो मोनार्की था वो गया नहीं, फ्रांस संवैधानिक राजतंत्र बन गया। मतलब संविधान था, राजा जो है संविधान के अनुसार काम करता था। राजा पे एक तरह से ये संविधान बनाया गया राजा के अधिकारों को सीमित करने के लिए। तो राजा के अधिकारों को सीमित करने के लिए जो यह संविधान बनाया गया, तो इस तरह से इसको कहा गया कि फ्रांस एक संवैधानिक राजतंत्र बन गया। मतलब राजा भी था और ये संविधान के अनुसार वो कार्य करता था। अब इसके बाद जो, ये तो पिछले वीडियो में हमने पढ़ लिया था। अब जो हम पढ़ेंगे ये हमारा अगला है कि फ्रांस में राजतंत्र का उन्मूलन और गणतंत्र की स्थापना। मतलब अब हम पढ़ेंगे कि जो राजतंत्र था वो पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। तो हुआ क्या था बच्चों कि जब नेशनल असेंबली ने अपना जो है ये संविधान तैयार किया, तो उसमें लुई 16 जो है उसको हस्ताक्षर करना पड़ा। जब उसके समझ में आ गया कि अब हम ज्यादा दिन ऐसे नहीं रह सकते हैं, क्रांति इतना ज्यादा हो रहा था, जगह जगह लोग जो है धावा बोल रहे थे, अटैक कर रहे थे, लूटपाट कर रहे थे। मतलब कभी बेकरी की दुकान को लूट ले, तो कभी जाके जो है गांव में
जो अन्नागार, जो भंडार थे, अन्न भंडार थे, वो सब लूट लेते थे। हर जगह इस तरह का माहौल हो गया था आतंक का कि हार करके राजा को इस पे हस्ताक्षर करना पड़ा। तो राजा सोचा ठीक है, चलो संविधान के अनुसार, फिर भी राजा निरंकुश था। अब क्या हुआ कि नेशनल असेंबली के लोग भी जो है पूरी तरह से धीरे धीरे पावर में आ रहे थे। इधर राजा ने क्या किया कि जो है प्रशा के राजा से इसने गुप्त वार्ता कर ली कि हम जो है मिल करके, सारे राजा लोग मिल करके क्या करेंगे, इस नेशनल असेंबली की जो है इनके ऊपर अटैक करेंगे। वो ये हुआ कि प्रशा के राजा जो बोले सेना भेजेंगे और अटैक करेंगे। तो होता क्या है कि आसपास के अन्य यूरोपीय देश के राजा लोग को भी लगता था कि जो फ्रांस में हो रहा है और राजतंत्र खत्म हो रहा है, तो इस तरह से बाकी राज्यों में भी इस तरह से बढ़ता जाएगा, देखा देखी वहां भी लोग क्रांति करेंगे, तो हमारी गद्दी खतरे में है। तो इसलिए वो मदद करने को तैयार थे। दूसरा क्या था कि वो राजा की जो रानी थी लुई सोलहवां की पत्नी मेरी एंटोइनेट थी, वो ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी, तो उनसे भी इनका संपर्क था। तो ये मिलकर के ये लोग क्या किया कि हम जो है नेशनल असेंबली पर अटैक करेंगे। जब तक ये अटैक करने का सोचते, तो इनका क्या था कि 1789 की घटनाएं, 1789 के बाद जो इतनी सारी क्रांति की घटनाएं हो रही थी, उसको नियंत्रित करने के लिए सेना भेजने की योजना इनकी बनी थी। लेकिन ये बात नेशनल असेंबली को पता चल गई और उन्होंने क्या किया, नेशनल असेंबली में जब तक वो अटैक करते उसके पहले ही इन्होंने युद्ध की घोषणा कर दी ऑस्ट्रिया और प्रशा के विरुद्ध। ऑस्ट्रिया से भी इनकी नाराजगी थी और ऑस्ट्रिया भी मदद कर रहे थे, तो इन्होंने क्या किया, ऑस्ट्रिया प्रशा के विरुद्ध इन्होंने युद्ध की घोषणा कर दी। अब युद्ध की घोषणा हो गई तो सेना चाहिए था। अब ऐसे में क्या था कि इतनी ज्यादा देशभक्ति की भावना लोगों में थी, तो तुरंत वॉलेंटियर्स आने लगे, स्वयं सेवी जो थे वो खुद आने लगे लोग, और सारे लोग जो है देश को जो है आजाद कराने के लिए उसमें कूदने लगे और सेना में भर्ती होने लगे। और इसी समय एक जो मार्सिलस गाना आया, मार्सिलस गीत को गाते हुए, ये जो है देशभक्ति का गीत था, इसको गाते हुए चलते थे। इसकी रचना की थी कवि रोजेट दे लाइले ने। रोजेट दे लाइले क्या थे, एक बहुत बड़े कवि थे। इन्होंने क्या किया, जो मार्सिलस गीत लिखा था, ये मार्सिलस गीत आज के प्रेजेंट टाइम पे फ्रांस का राष्ट्रगान है। और इसका नाम मार्सिलस क्यों पड़ा, क्योंकि जो स्वयं सेवी थे वो मार्सेल्स था, वो जगह थी, एक जगह था फ्रांस में, वहां से ये कूच करते थे गाना गाते हुए, इसलिए इसका नाम मार्सेल्स पड़ा। देशभक्ति की भावना लिए ये जो है अटैक करने के लिए सब निकल गया, और सारे जितने फ्रांस के लोग थे, हर कोई खुद स्वयं जो है अपनी मर्जी से आना चाहता था, सेना में भर्ती होना चाहता था। अब क्या हुआ कि लोग चाहते थे कि और क्रांति हो, और यहाँ तक कि हर तबके के लोग चाहते थे। अब ऐसे में क्रांति से जनता को आर्थिक कठिनाई व क्षति होने लगी। हुआ क्या कि सारे पुरुष चले जाते थे युद्ध करने के लिए, और देशभक्ति की भावना थी तो जाना भी चाहिए, सबको लगता था कि हाँ हमें अपने देश को आजाद कराना है। अब क्या हुआ, घर की जिम्मेदारी औरतों के कंधे पे आ गई, लेकिन औरतें भी पीछे नहीं हटी। औरतें भी क्या करती थी, वो भी पूरे जोश शोर से जो है ये अपना लगी हुई थी वो करने के लिए, देश को आजाद दिलाने के लिए। वो घर संभालती थी, बाकी काम करती थी, और पुरुष जो है युद्ध के लिए जाते थे। अब इसमें क्या था कि 1791 तक राजनीतिक अधिकार जो है सिर्फ अमीरों को था। क्यों था, क्योंकि आपने पहले भी पढ़ा कि नेशनल असेंबली में जो मध्यम वर्ग के लोग जो थे वो संपन्न तबके के लोग थे। तो जो संपन्न तबके के लोग थे, तो उस समय जो संविधान बनाया गया उसमें एक बहुत बड़ी चूक थी कि वो क्या था कि उन्होंने मत देने का अधिकार, मताधिकार केवल उन्हीं को दिया था जो सक्रिय नागरिक है, बाकी जो निष्क्रिय नागरिक है उनको नहीं दिया था। तो सक्रिय नागरिक वो किसको मानते थे, पहली बात तो पुरुष हो, दूसरा 25 वर्ष से अधिक उम्र का व्यक्ति हो, और तीसरा अपनी आय के 3 के बराबर टैक्स देता हो। मतलब जिसके पास पैसा हो, जो संपत्ति वाला हो, वही व्यक्ति जो है वोट कर सकता है। तो तब तक जो है राजनीतिक अधिकार किसके पास था, केवल अमीरों के पास। अब जो है बाकी जो जनता थी वो भी क्रांति करना चाहती थी, इस क्रांति को बढ़ाना चाहती थी। तो इन्होंने क्या किया, अपने राजनीतिक क्लब बनाए, बहुत सारे क्लब बनाए, वहां राजनीतिक नीतियों पे चर्चा होती थी, बहस होती थी, ये जो है इसकी कार्यनीति कैसी हो, कैसे हम युद्ध करेंगे, कैसे क्रांति करेंगे, इन सारी बातों पे होती थी। तो सरकारी नीतियों पे ये बहस करते थे। और ऐसे में महिलाओं ने भी बहुत सारे क्लब बनाए। तो ये जो सारे क्लब बन रहे थे, वहां जो चर्चाएं होती थी, ऐसे में एक आया नया जो है क्लब नाम आया, बहुत चर्चा में आया, जो था नाम जैकोबिन क्लब।
जैकोबिन क्लब क्या था, इसका नाम था पेरिस के कॉन्वेंट ऑफ सेंट जैकब के नाम पर। अब ये कॉन्वेंट ऑफ सेंट जैकब क्या था कि जो कॉन्वेंट क्या होता है पहले हम ये समझेंगे। तो कॉन्वेंट एक तरह से हिंदी में हम बोलेंगे मठ जो होता है, ये जैसे धार्मिक इमारतें होती हैं, तो ऐसा ही कॉन्वेंट ऑफ सेंट जैकब था। उसी के नाम पे इन्होंने अपना एक क्लब बनाया जिसका नाम रख दिया जैकोबिन क्लब, और उसके नेता थे मैक्समिलियन रोबेस्पियर। तो ये मैक्समिलियन रोबेस्पियर बहुत अच्छे नेता थे और ये क्या चाहते थे कि बिल्कुल क्रांति की वजह से इसमें फ्रांस में बदलाव है, राजा को पूरी तरह से हटा दिया जाए। और इस जो है जैकोबिन क्लब में क्या हुआ कि सदस्य जो थे वो कम समृद्ध लोग थे, मतलब पैसे वाले तो थे ही, जो इसमें जो लोग थे वो कम समृद्ध, जो निचले तबके से लोग आते थे वो भी इसमें थे। जैसे छोटे दुकानदार हैं, कारीगर हैं, जैसे पेस्ट्री बनाने वाले हैं, जूता बनाने वाले हैं, छपाई करने वाले, या नौकर, या जो दिहाड़ी मजदूर थे, ये सारे इस क्लब के मेंबर थे। और ये सारे लोग चाहते थे परिवर्तन आए। तो क्या हुआ, इसका नेता जो मैक्समिलियन रोबेस्पियर, तो उस पर सबको बहुत भरोसा था। उसने क्या किया कि जो है अपनी एक अलग पहचान बनाने के लिए इन्होंने सब कुछ परिवर्तित कर दिया। जैसे इन्होंने अपने ड्रेस कोड बना ली। ड्रेस कोड क्या था, धारीदार लंबी पतलून थी। ये जो है लंबी स्ट्रिप्स वाली, जो है जो पतली पतली स्ट्रिप्स होती है वैसे लंबी पतलून पहनते थे, और पुरुष सर पे लाल टोपी लगाते थे। और लाल टोपी जो स्वतंत्रता का प्रतीक था, तो केवल पुरुष ही लगाते थे, क्योंकि उस टाइम तक महिलाओं को स्वतंत्रता प्राप्त नहीं थी, केवल पुरुषों को जो ये वोट देने का अधिकार था वो था। और दूसरा क्या, ये अपने को सौकुलात कहते थे। अब जो सौकुलात क्या है, वो है, उसका शाब्दिक अर्थ होता है कि बिना घुटनने वाली। तो बिना घुटनने वाली मतलब नी ब्रीचेस। तो क्या हुआ कि जो फ्रांस के संपन्न लोग थे वो एक शूज पहनते थे। अब शुरू की फोटो में देखेंगे अपने चैप्टर में कि घुटने तक एक जूता होता है, एक जूता घुटने तक जो पहनते शूज होता है उसको नी ब्रीचेस बोलते हैं। तो वो घुटने वाला पहनते। तो ये क्या किए कि उनसे अलग रखने के लिए, जो फ्रांस के फैशन परस्त लोग थे उनसे अपने को अलग दिखाने के लिए इन्होंने क्या किया कि उसको नहीं पहनते थे। तो इन्होंने अपना नाम सौकुलात रखा कि हम बिना उसके हैं अलग, ठीक। और पुरुष लाल टोपी लगाते थे। तो ये इनकी यूनिफॉर्म थी। और ये उन फैशन परस्त लोगों से जो कुलीन वर्ग, पादरी वर्ग और या संपन्न लोग थे उनसे अपने को अलग दिखाने के लिए इन्होंने ये अपनी ड्रेस कोड बनाई थी। अब क्या हुआ कि 1792 की गर्मी, उसके बाद क्या हुआ, उस समय बहुत ज्यादा जो है चीजों की, जो खाद्य पदार्थ थी वो महंगी हो गई, उसका अभाव हो गया, गर्मी ज्यादा पड़ी तो खाद्य पदार्थों का अभाव हुआ तो वो महंगा हो गया। तो क्या किया कि वहां के फ्रांस के लोग, जो पेरिस के लोग थे, बिल्कुल परेशान हो गए और इनको क्रांति करनी थी। ऐसे में एक अपना जो इनको जैकोबिन क्लब मिल गया, उसके नेता मिल गए। तो उसके नेतृत्व में इन्होंने विद्रोह की योजना बनाई। वो भी योजना कैसी थी, हिंसक योजना। तो जो हिंसक योजना बनाई इन्होंने, और किया क्या, 10 अगस्त को ट्यूलेरिया के महल पर इन्होंने धावा बोल दिया। इस ट्यूलेरिया का महल क्या था, इसमें राजा और राज परिवार लोग रहते थे, वहां धावा बोला। उसके बाद एक तरह से हिंसक अटैक किया इन्होंने और राजा को बंधक बना लिया। बंधक बनाने के बाद जो है न्यायालय में इनके खिलाफ क्या हुआ कि इनको जेल में डालने का प्रस्ताव पारित हुआ। और इसके बाद फिर जो राजा जेल चला गया तो नया चुनाव कराया गया। और नया जब चुनाव कराया गया तो उसमें क्या किया गया कि मताधिकार जो पहले केवल 25 वर्ष के उम्र वाले पुरुषों को था, वो भी संपन्न पुरुष थे, उस चीज को बदल करके इन्होंने क्या किया कि सभी वयस्क पुरुषों को मताधिकार दे दिया। मतलब 21 वर्ष से उम्र के अधिक जो है, जो 21 वर्ष से अधिक उम्र के सारे पुरुष, चाहे जिस तबके से आते हो, संपन्न हो या फिर संपत्तिहीन हो, सबको जो है मत देने का अधिकार दे दिया। तो इस तरह से नया चुनाव हुआ। और नया चुनाव होने के बाद बच्चों एक नई असेंबली बन के आई, उसका नाम था कन्वेंशन। ठीक है, तो ये कन्वेंशन बन के आई, नई असेंबली। और इन्होंने क्या किया, इस 21 सितंबर 1792 को एक तरह से राजतंत्र का पूरी तरह से अंत हो गया। जो नेशनल असेंबली के संग राजा तो था, तो संवैधानिक राजतंत्र था, वो क्या हुआ, जाकर के यहाँ पे खत्म हो गया और राजा जेल चला गया। उसके बाद क्या हुआ, फ्रांस पूरी तरह से गणतंत्र घोषित कर दिया गया। कन्वेंशन की सरकार आई और जिसमें जो है जैकोबिन क्लब की ये सरकार थी, जिसमें हर तबके के लोग थे, छोटे निचले तबके के भी लोग थे। इसके बाद क्या हुआ, न्यायालय जो क्रांतिकारी न्यायालय इनका था, उस पर क्या हुआ कि मुकदमा चला।
मुकदमा चलने के बाद लुई 16वें को जो है फांसी की सजा, मौत की सजा सुना दी गई। और अपराध क्या था? देशद्रोह का अपराध लगा करके इनको मौत की सजा सुनाई गई। और 21 जनवरी 1793 को प्लेस द लॉ कॉन्कर्ड में इनको फांसी दे दी गई। इसके बाद इनकी जो पत्नी मैरी एंटोइनेट थी उनका भी वही हाल हुआ। तो राजा रानी समाप्त और फ्रांस जो है पूरी तरह से राजतंत्र का अंत हुआ और फ्रांस पूरी तरह से गणतंत्र घोषित हो गया। ठीक, अब हम पढ़ेंगे इसके बाद जो कन्वेंशन की जो सरकार आई, जो रोबेस्पियर, मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर की सरकार आई, तो 1793 से 1794 एक साल का ये जो टाइम पीरियड था वो एक तरह से आतंक का राज था इसमें। तो हुआ क्या था बच्चों, क्योंकि ये तो जो जैकोबिन क्लब के जो नेता थे इनमें बहुत सारे जो निचले तबके के लोग थे, सब जो है खुद चाहते थे कि इनकी सरकार आए। फिर ऐसा क्या हुआ कि आतंक का राज आया, तो वो मैं बताती हूँ। हुआ क्या था कि रोबेस्पियर जो है बदलाव चाहते थे। वो चाहते थे कि सब लोग एक समान हो जाएं। इसके लिए इन्होंने नियंत्रण दंड की नीति अपनाई। इनकी नीति थी कि नियंत्रण करे सब पे और दंड दे, उनको सजा दे। इस नीति के चलते इन्होंने सबसे पहले गणतंत्र के शत्रु जो थे, जिनको जिनको गणतंत्र के शत्रु मानते थे, किसको किसको मानते थे? कुलीन वर्ग व पादरी वर्ग, अन्य राजनीतिक दल के लोग, जो दूसरे दल के लोग थे, और तीसरा क्या था? रोबेस्पियर की कार्यशैली से असहमत लोग। जो लोग रोबेस्पियर की कार्यशैली से सहमत नहीं थे उनको भी गणतंत्र का शत्रु मानते थे और उसके बाद गिरफ्तारी होती थी, इनको सजा सुनाई जाती थी और एक क्रांतिकारी न्यायालय बनाया गया था जिसका यही काम था कि ऐसे लोगों पे बहस हो, मुकदमा चले, उसके बाद उनको सजा सुनाई जाती थी, उसके बाद दोषियों को गिलोटिन पे चढ़ा दिया जाता था। अब बच्चों ये आप सोचें गिलोटिन क्या है? तो गिलोटिन एक ऐसी आरा मशीन कहेंगे जिसपे फांसी दी जाती थी, जिसपे जो है वो आरा मशीन ऐसी थी कि उसपे लोगों को उसपे करके उनका सर धड़ से अलग कर दिया जाता था। और इस मशीन का आविष्कार किया था डॉक्टर गिलोटिन ने। और एक महत्वपूर्ण बिंदु ये है बच्चों के लास्ट में डॉक्टर गिलोटिन को भी उसी मशीन से जो है इनको भी फांसी की सजा दी गई थी। तो ये जो है गिलोटिन पे लोगों को फांसी दे दी जाती थी और इस तरह से एक नियंत्रण करने की जो नीति थी वो बहुत सख्त नीति थी। किसकी? मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर की। अब बच्चों हम देखेंगे रोबेस्पियर सरकार ने कुछ नियम और कानून बनाए थे जिसकी वजह से क्या था कि ये आतंक का राज जो आया था वो मेन यही कारण था कि इन्होंने जो नियम कानून बनाए थे बहुत ही सख्त थे। ये चाहते थे कि एक ही बार में जो है सबको एक बराबर ले आए। तो पहला प्रयास उन्होंने किया, कुछ कानून थे इनके। पहला था मजदूरी व कीमत की अधिकतम सीमा तय। तो इन्होंने जो मजदूरी जो काम करते थे लोग या चीजों की जो कीमत थी उसकी एक अधिकतम सीमा तय कर दी थी, इससे ज्यादा किसी को नहीं मिलेगा। अगर किसी को जरूरत है, वो चाहता है कि थोड़ा और काम करके हम पैसा कमा ले, तो वो बिल्कुल नहीं कर सकता था। ठीक, इसके बाद गोश्त व पावरोटी की राशनिंग कर दी कि वो राशन के द्वारा ही इनको मिलेगा, उस जो इस पे कोई जो है ज्यादा कम कहीं भी कुछ नहीं हो सकता। फिर इसके बाद किसान सरकार द्वारा तय कीमत पर ही अपने अनाजों को शहर बेचने के लिए मजबूर हो गए। मतलब वो अपनी मर्जी से कहीं भी उसको नहीं बेच सकते थे। पहली बात उनको शहर ही ले जाके बेचना था और दूसरा जो कीमत तय की सरकार ने उसी के अनुसार उनको बेचना था। फिर क्या किया कि महंगे सफेद आटे के प्रयोग पे इन्होंने रोक लगा दी। अब महंगा सफेद आटा क्या था कि वो जो सफेद महीन आटा होता है वो थोड़ा महंगा मिलता है जिसको केवल संपन्न लोग ही प्रयोग करते थे। तो इन्होंने क्या किया कि उस पर रोक लगा दी कि उसका कोई नहीं प्रयोग करेगा। अब जिसके पास पैसा है वो तो यूज कर सकता है, लेकिन इन्होंने उसको रोक लगा दी। और क्या किया उसकी जगह कि गेहूं से बनी हुई रोटी ही खाएंगे, जिसका नाम समता रोटी इन्होंने दिया कि वो समता रोटी ही लोग जो है खाएंगे, गेहूं के बने। फिर इसके बाद इन्होंने क्या किया, परंपरागत जो संबोधन था, जो संबोधन में पुरुषों और महिलाओं को क्रमशः मॉन्स्यूर और मदाम यानी मैडम कहा जाता था, उसकी जगह पे इन्होंने नागरिक शब्द प्रयोग किया, जिसमें पुरुषों को सीतोयेन और महिलाओं को सीतोयेन के नाम से संबोधित किया जाने लगा। एकदम सबको एक बराबर लाना चाहते थे, सोचते थे कि सब लोग एक बराबर हो जाए, कोई जो है बड़ा या छोटा ना रहे। ठीक, फिर क्या किया, चर्च को बंद कर दिया और चर्च के भवन को इन्होंने बैरक या दफ्तर में कन्वर्ट कर दिया।
इसके बाद इतनी ज्यादा इन्होंने सख्ती की कि ये किसी को ना तो बढ़ने देना चाहते थे और ये चाहते थे कि कोई बढ़े भी ना, और जो निचले तबके के लोग हैं वो सब एक बराबर हो जाए और एक लेवल में हो जाए। ठीक, फिर क्या किया इन्होंने, इनके सख्ती से ये जो टाइट इतना ज्यादा थे उससे इनके समर्थक भी जो है त्राही त्राही करने लगे और परेशान हो गए। इस परेशानी की वजह से फिर क्या हुआ कि लोग इतना ज्यादा परेशान और बेचैन हो गए कि फिर क्या हुआ, जुलाई ये 1794 को न्यायालय द्वारा इनको दोषी मान लिया गया। और जो एक इन्होंने क्या किया था, बनाया इन्होंने क्रांतिकारी न्यायालय बनाया था जिसमें लोगों को जो है देशद्रोह पे के आधार पे लोगों की उसके आधार पर सजा दी जाती थी। वहां ये हुआ कि इनके समर्थक ही जब ज्यादा परेशान हो गए तो इनको क्या किया, इन्हीं को जो है दोषी मान करके और इनके खिलाफ मुकदमा चला और इनको दोषी माना गया। बाद में उसी गिलोटिन पे इनको भी चढ़ा दिया गया जिसपे जो है राजा और रानी का हश्र हुआ था। अब इसके बाद जब ये शासन आया, कन्वेंशन की जो सरकार थी ये गई जैकोबिन की, तो गद्दी खाली। अब गद्दी खाली है तो कोई ना कोई तो उस पे आएगा ही। तो क्या हुआ, एक डायरेक्टरी शासित फ्रांस बना। उसमें क्या हुआ कि जैकोबिन की सरकार का जब पतन हुआ तो उसके बाद जो सत्ता खाली थी उस पे सत्ता आ गई मध्यम वर्ग के संपन्न लोगों के हाथ में। वापस से जो है जो मध्यम वर्ग के संपन्न पैसे वाले लोग थे उन्होंने उस सत्ता पे अपना कब्जा कर लिया। और इसके बाद इन्होंने नया संविधान बनाया और इस नए संविधान में इन्होंने वापस से वही मताधिकार वापस ले आए कि संपत्तिहीन जो तबका था उसको मताधिकार से वंचित कर दिया। मतलब ये जो रोबेस्पियर के टाइम पे, जो कन्वेंशन के टाइम पे जो आया था कि सबको मत देने का अधिकार था, वो वापस से इन्होंने हटा दिया। इन्होंने क्या किया, 5 सदस्यों वाली कार्यपालिका यानी डायरेक्टरी नियुक्त की, जिसमें इनका मेन मकसद था कि जो एक व्यक्ति केंद्रित सरकार थी, जो मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर की सरकार थी, उससे बचने की कोशिश की। पहले राजा के टाइम पे भी ऐसे ही था, तो उससे बचने के लिए इन्होंने क्या कोशिश की कि 5 सदस्यों वाली कार्यपालिका बनाई और इसके आधार पे डायरेक्टरी इन्होंने नियुक्त की। लेकिन जो उस कार्यपालिका का जो विधान परिषद था उससे बराबर झगड़ा होता रहता था और हर चीज में बराबर जो है वो जो है विधान परिषद उनको कार्यपालिका के सदस्यों को हटाने की चेष्टा करती और इसमें जो है इनके बीच में राजनीतिक, एक तरह से राजनीतिक अस्थिरता आई हुई थी, जिसका फायदा उठाया किसने, नेपोलियन बोनापार्ट ने। तो बच्चों अभी तक तो हम जो देख रहे थे कि किसकी सरकार आई, तो पहले हमने देखा राजा की सरकार, राजतंत्र था, मोनार्की था। उसके बाद जो संवैधानिक राजतंत्र बना, ठीक है, नेशनल असेंबली आई। उसके बाद कन्वेंशन की सरकार, जैकोबिन की सरकार आई। फिर आया डायरेक्टरी शासित प्रदेश और इसके बाद आया नेपोलियन बोनापार्ट का जो है उसका उदय हुआ, उसने शासन किया। तो नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। उसके पहले हम पढ़ेंगे कि इस पूरी क्रांति में क्या महिलाओं के लिए भी कोई क्रांति हुई थी। तो हाँ, ये हम जानने की कोशिश करेंगे इस वाले पार्ट में, इस बिंदु पे। तो महिलाएं भी पूरी तरह से सक्रिय थी, पूरी सक्रिय सहभागिता महिलाओं की भी थी। वो भी कोशिश करती थी कि जो है इस क्रांति में हम पूरी तरह से भाग ले। हमने पहले भी बताया कि जब पुरुष चले जाते थे तो घर संभालना, बच्चों को संभालना और घर का खर्च चलाने की जिम्मेदारी इनके ऊपर आ जाती थी। तो तृतीय स्टेट की महिलाएं जीविका निर्वाह के लिए ये कार्य करती थी और बड़े कार्य नहीं करती थी, छोटे मोटे कार्य, फल फूल सब्जी बेचना या जो संपन्न महिलाएं उनके घर जाकर खाना बनाना या घरेलू कार्य करना। क्यों? क्योंकि ये महिलाएं पढ़ी लिखी और प्रशिक्षित नहीं थी। और हुआ क्या था कि तृतीय स्टेट के जो धनी लोग थे या कुलीन वर्ग की महिलाएं जो थी, जो लड़कियां थी, जो तृतीय स्टेट्स के धनी परिवार की या कुलीन वर्ग की, केवल उन्हीं को वो जो है पढ़ाई लिखाई की छूट थी, केवल वही पढ़ी लिखी थी। लेकिन पढ़ने लिखने के बाद भी वो कोई व्यवसाय या नौकरी नहीं करती थी, उनकी शादी कर दी जाती थी। तो महिलाएं जो थी छोटे मोटे काम जो करती थी, ये महिलाएं उसके साथ साथ अपना घर भी संभालती थी। घर में घर के काम करना, खाना बनाना, कपड़े धोना, बच्चों को संभालना, ये सारे काम ये किया करती थी। और इसके बाद जो महिलाएं घर संभालने के साथ जो पुरुषों के जो मोर्चे पे चले जाने के बाद जो बाहर निकल के काम करती थी, तो उसमें भी एक असमानता थी। क्या थी कि उनको पुरुषों के तुलना में जो मजदूरी थी वो उनको कम मिलती थी, पुरुषों के बराबर मजदूरी नहीं मिलती थी। इस बहुत सारे ऐसे कारण थे जिससे महिलाएं भी पूरी तरह से सक्रिय थे इस आंदोलन में, इस क्रांति में, क्योंकि वो चाहती थी कि उनके भी जीवन में परिवर्तन
आए। तो इसके लिए क्या किया, महिलाओं ने भी अपने बहुत सारे राजनीतिक क्लब शुरू किए और उस क्लब में ये इकट्ठा होने लगी, उस पे राजनीतिक विचारों पे बहस होने लगी, उस पे बात होने लगी, समझने लगी है। ठीक है, फिर क्या हुआ कि महिलाओं ने बहुत सारे राजनीतिक क्लब शुरू किए, इसके साथ इन्होंने अखबार भी निकाले और एक इनका मशहूर क्लब था द सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन। द सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन इनका एक जो है महत्वपूर्ण क्लब था। और ये महिलाओं की मांग क्या थी, ये चाहते थे कि हमें भी पुरुषों के समान राजनीतिक अधिकार मिले, मतलब राजनीति में हमारी भी प्रतिनिधित्व करने वाली महिलाएं पहुंचे, नहीं तो हमारी बात, हमारी समस्या वहां तक कैसे जाएगी, उसका ये प्रयास करती थी, ये इनकी डिमांड थी। लेकिन महिलाएं निराश थी क्योंकि 1791 तक के संविधान में महिलाओं को निष्क्रिय माना गया था। हमने बताया था सक्रिय वही है जो कर दे सकते हैं, तो जो कर नहीं दे सकते वो सारे निष्क्रिय थे, जिसमें अगर महिलाओं को कन्वेंशन के टाइम पर, जब कन्वेंशन की सरकार आई, जैकोबिन की सरकार आई, तो इन्होंने ये परिवर्तन किया, लेकिन सभी वयस्क पुरुषों को मताधिकार दिया, उसमें भी महिलाओं को नहीं दिया। तो ये महिलाएं जो है बहुत निराश थे। इसके बाद ये जो है महिलाएं, इनकी हमेशा से मांग थी कि हमको जो है मताधिकार दिया जाए और असेंबली में हमें राजनीतिक पद दिया जाए। अब इन्होंने क्या हुआ कि फिर बीच में कन्वेंशन की सरकार आई और नेशनल असेंबली की सरकार के बाद भी थोड़े से इनके जीवन में परिवर्तन लाने का प्रयास किया गया। तो क्या परिवर्तन आया इनके जीवन में कि सरकारी विद्यालयों की स्थापना कर दी गई और लड़कियों के लिए शिक्षा, स्कूली शिक्षा जो है, बड़े होके नहीं, जो स्कूली शिक्षा वो लड़कियों के लिए अनिवार्य कर दिया गया। फिर दूसरा क्या था, बिना मर्जी के विवाह की जो बाध्यता थी, जो इनके पिता जो है अपनी मर्जी से जब चाहे तब इनका विवाह कर देते थे, वो बाध्यता समाप्त कर दी गई कि अब जो है महिलाएं अगर चाहती हैं तो विवाह होगा, अगर महिलाएं नहीं चाहती तो उनका विवाह नहीं किया जाएगा। फिर इसके बाद विवाह को स्वैच्छिक अनुबंध माना गया, मतलब कि वो अपनी मर्जी से ही विवाह कर सकती हैं और पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया, मतलब उसका पंजीकरण करना जरूरी है। इसके बाद एक और नया नियम बना इन्होंने, तलाक कानून बना दिया कि तलाक भी हो सकता है और तलाक देने का अधिकार दोनों को मिल गया कि महिलाएं भी अगर अपने पति से संतुष्ट नहीं है, खुश नहीं है वो, और अगर उनकी मर्जी है साथ में नहीं रहने की, तो वो उन्हें जो है तलाक दे सकती हैं। फिर इसके बाद इनको व्यवसायिक प्रशिक्षण की भी अनुमति दी गई, मतलब व्यवसायिक प्रशिक्षण ले सकती हैं और अपने काम कर सकती हैं, कोई व्यवसाय चला सकती हैं, कलाकार बन सकती हैं। इस तरह से बहुत सारे परिवर्तन लाने का प्रयास किया गया, लेकिन जो मेन मकसद इनका था, जो इनकी मुख्य डिमांड थी कि राजनीतिक अधिकार और मताधिकार, वो इन्हें अभी तक नहीं मिला था। तो राजनीतिक अधिकार के लिए महिलाओं का संघर्ष जारी रहा। महिलाएं क्लबों, राजनीतिक गतिविधियों में जो इस पे बहस करती थी, उससे क्या हुआ कि जब रोबेस्पियर की सरकार आई तो उसने क्या किया, इन गतिविधियों पे प्रतिबंध लगा दिया और एक तरह से कंट्रोल करने की कोशिश की, क्योंकि वो भी नहीं चाहते थे कि महिलाओं को मताधिकार मिले और राजनीति में उनका भी साथ हो। फिर इसके बाद क्या हुआ कि बहुत सारी महिलाओं की गिरफ्तारी हुई और बहुत सारी महिलाओं को फांसी दे दी गई, मतलब महिलाओं पर भी जो क्रांतिकारी न्यायालय के तहत उन पे मुकदमा चलाया गया और उन्हें फांसी दी गई। अब इसके बाद क्या, अगली सदी तक भी, 19वीं सदी में भी आकर के महिलाओं का मताधिकार, वो समान वेतन के लिए संघर्ष जारी रहा, वो राजनीतिक पद, वो मताधिकार और समान वेतन, पुरुषों के समान वेतन जो उन्हें नहीं मिलता था, उसके लिए इनका संघर्ष जारी रहा। फिर अंततः सन 1946 में, 1900 मतलब 20वीं सदी में 1946 में जाकर के उनको मताधिकार हासिल हुआ। फिर इसमें हम पढ़ेंगे, एक जो हम जब ये क्रांति हो रही थी तो उसमें एक महिला ओलंपे द गूस, इनका नाम आता है, ये बहुत फेमस थी ये। इन्होंने क्या किया, जो एक मांग थी, जो पुरुषों की नेशनल असेंबली में एक मांग थी कि पुरुष और नागरिक अधिकार, इनका इन्होंने विरोध किया कि पुरुष और नागरिक अधिकार ही क्यों सभी को नागरिक अधिकार क्यों नहीं माना जाता है। तो इन्होंने महिला व नागरिक अधिकार की घोषणा की और इस पे इन्होंने जो अपने क्लब के द्वारा इन्होंने क्रांति छेड़ी, जिसका ये परिणाम हुआ कि बाद में इनको भी जो है देशद्रोह के उसमें जो है देशद्रोही मान लिया गया। उस न्यायालय, क्रांतिकारी न्यायालय के तहत इनको सजा सुनाई गई, मुकदमा चला इन पे और इनको फिर फांसी की सजा दे दी गई।
अब हम पढ़ेंगे एक और पॉइंट हमारा है जो दास प्रथा, जो इस पूरी फ्रांसीसी क्रांति में एक और जो है एक असमानता थी, जो समाज की एक तरह से समाज में फैली हुई बुराई थी या कुरीति थी, कहेंगे वो है दास प्रथा। अब दास प्रथा का भी उन्मूलन हुआ, कैसे हुआ? तो 17वीं शताब्दी में उसी टाइम से दास प्रथा आरंभ हो गया था। अब दास प्रथा में क्या हुआ कि जैकोबिन शासन द्वारा सामाजिक सुधार का प्रयास किया गया। उन्होंने ये कोशिश की थी कि दास प्रथा का उन्मूलन हो, इसका अंत हो जाए। तो बच्चों ये सोचने वाली बात है कि इन्होंने ये क्यों किया? वो इसलिए कि नेशनल असेंबली में आपको मालूम है कि संपन्न वर्ग के लोग थे, तो संपन्न वर्ग के लोग थे तो वो क्यों चाहेंगे, क्योंकि उनको तो उनका व्यापार चलता था। संपन्न वर्ग के जो लोग थे, तीसरे वर्ग जो तीसरा मध्यम वर्ग था, उसके जो संपन्न वो लोग थे वो तो व्यापार करते थे, तो व्यापार के लिए दास तो चाहिए उनको, इसलिए उन्होंने विरोध नहीं किया। लेकिन जब जैकोबिन की सरकार आई, जैकोबिन की सरकार में ज्यादा से ज्यादा लोग निचले तबके के थे, जिनके पास अपना कोई व्यापार था नहीं, तो उन्होंने क्या किया, एक सामाजिक प्रयास सुधार का प्रयास किया और इस दास प्रथा को हटाने की कोशिश की। अब ये दास प्रथा था क्या, इसको हम ऐसे समझेंगे कि उस समय जो फ्रांसीसी समाज था, तो ये जो यूरोपीय जो देश थे, उसमें फ्रांस को भी लेकर भी चलेंगे, ये सारे क्या किए, बहुत सारे अपने उपनिवेश बना रखे थे। इन उपनिवेशों में क्या हुआ कि ये बहुत सारी चीजें उनकी पैदावार करते थे। तो जैसे फ्रांस का उपनिवेश था, कुछ कैरिबियाई द्वीप थे, वहां पे इनका मार्टिनिक, ग्वाडेलोप और सेंट डोमिंगो, ये कुछ इनके उपनिवेश थे, जहां पे तंबाकू, नील, चीनी व कॉफी का उत्पादन होता था। अब ये क्या था, ये कैरिबियाई क्षेत्र थे, जो आपके मानचित्र ये देखिएगा बच्चों, इसमें ये फ्रांस है और यहाँ पे उनका अमेरिका के पास जो है उनका वो कैरिबियाई द्वीप है, और उसके बाद कुछ अमेरिकन पार्ट्स में था, वो जो द्वीप के पास इनके जो औपनिवेशिक क्षेत्र थे, अब वो जो है वहां पे जाके काम करना था। अब फ्रांस के जो लोग थे, वो यूरोपीय लोग थे, वो काम नहीं करना चाहते थे, उनको तो अपना व्यापार चलाना था, व्यापार में पैसा मिलता था, तो काम कौन करेगा? काम करने के लिए उन्होंने क्या किया, ये अफ्रीका गए और अफ्रीका से दासों को खरीद के ले आते थे। तो ऐसे में जो है ये यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका तीनों का जो है त्रिकोणीय दास व्यापार जो है इनका चलता था। होता क्या था कि ये फ्रांस आपका है, ये फ्रांस है, ये जो है फ्रांस में व्यापार करते थे, इनके उपनिवेश थे अमेरिका में, और नीचे जो है अफ्रीका था, अफ्रीका से दास को लिया और यहाँ अब ये जो है फ्रांस के पास ये नांते और बोर्डे दो बंदरगाह थे। इसी के चलते ये दोनों बंदरगाह काफी फल फूल गए, बहुत समृद्ध हो गए। तो इन दोनों बंदरगाहों पे क्या होता था कि अफ्रीका से इनके व्यापारी अफ्रीका से जाते थे, दासों को ले आते थे और यहाँ पे इनको बेचना खरीदना होता था, इसको ले जाके यूरोपीय देशों में ये इनसे काम कराते थे। तो ये जो ट्रायंगल जो है इनका जो है व्यापार चलता था, ट्रेड जो है चलता था इनका, तो ट्रायंगल स्लेव ट्रेड कहते हैं, त्रिकोणीय दास व्यापार जो चलता था, ये इन्हीं तीनों द्वीपों के मतलब महाद्वीपों के बीच में होता था। तो इसको जो है इसको हटाने का, इसका अंत करने का प्रयास किसने किया था? जैकोबिन की सरकार ने। अब क्या हुआ कि 18वीं सदी में दास प्रथा की ज्यादा आलोचना नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि उस समय जो सरकार थी नेशनल असेंबली की, हमने बच्चे पहले ही बताया कि उसमें संपन्न तबके के लोग थे, जिनका अपना व्यापार चलता था, व्यापार के माध्यम से ये अपना जो है अपने व्यापार को बढ़ाना चाहते थे। तो कैसे बढ़ेगा? क्योंकि उनके यूरोपीय लोग तो बहुत डेलिकेट थे, वो काम करना नहीं चाहते थे। तो क्या हुआ कि इसके लिए अच्छे मजबूत लोग चाहिए थे, तो ये अफ्रीका से दासों को ले आते थे। दास जो है वहां के अफ्रीकी लोग, इन जिनको एक तरह से नीग्रो भी कहते थे, इनको ले आते थे। इनके पैरों में यहाँ तक कि हथकड़ियां बंधी रहती थी और इनको मतलब बहुत बुरी हालत इनकी थी। इनको लाते थे, इनको बेचा और खरीदा जाता था और इनसे काम कराया जाता था। अब क्या हुआ कि 18वीं सदी में ज्यादा आलोचना इनकी इसलिए नहीं हुई क्योंकि जो दास प्रथा पे निर्भर व्यापारी थे वो विरोध करते, उनका व्यापार ठप पड़ जाता, इसलिए इन्होंने इसका जो है कोई विरोध नहीं किया। नेशनल असेंबली ने इसीलिए कोई कानून नहीं बनाया। फिर 1794 में जब कन्वेंशन की सरकार आई तो उन्होंने दास मुक्ति कानून को पारित कर दिया और दास जो है उनको छुड़ाने का ये हो गया। तो ये कानून उन्होंने पारित किया कि दासों की मुक्ति की जाएगी, उनको आजाद कर दिया जाएगा। लेकिन वापस से 10 साल बाद जब नेपोलियन की सरकार आई तो इन्होंने वापस से जो है ये दास प्रथा को शुरू कर दिया।
क्यों? क्योंकि नेपोलियन तो व्यापार को बढ़ाना चाहता था, व्यापार के माध्यम से वो व्यापारियों के साथ जो मिल करके व्यापारी सेना का खर्च उठाते थे और अपने सेना के द्वारा ये साम्राज्य विस्तार करना चाहता था। तो ये क्यों रोकेगा? तो इसने वापस से दास प्रथा को शुरू कर दिया और अंत में 1848 में जाकर के दास प्रथा पूरी तरह से समाप्त हुआ। ठीक, अब एक और पॉइंट इसका है क्रांति व रोजाना की जिंदगी। ये जो पूरी क्रांति चल रही थी इसमें डेली लाइफ लोगों की कैसी थी, क्या क्या हुआ था, क्या क्या बदलाव आया था। तो 1789 के बाद के वर्षों में जो कानून में जो बदलाव आए उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो 1789 के बाद एक पहला बदलाव आया सेंसरशिप की समाप्ति। तो पहले क्या था कि राजा का पूरा कंट्रोल होता था कि लोग जो है कुछ भी करें उस पे उनका पूरा कंट्रोल, एक सेंसरशिप लगा रखी थी। तो पहले बच्चों हमने पहले भी बताया कि सेंसरशिप है क्या। सेंसरशिप वो होता है कि जैसे आप अक्सर टीवी में देखते होंगे कि ये मूवी निकली है या ये फिल्म निकल रही है तो उस पे सेंसर बोर्ड की निगरानी रहती है, उस सेंसरशिप की कैंची चली या उन्होंने इस पे जो है देखा, उस पे कट कर दिया ये वाला पार्ट, मतलब वो भाग उसका जो है मूवी का जो भाग उन्हें पसंद नहीं है, जो लगा कि आपत्तिजनक है या फिर जो लोगों के मन में भय, आक्रोश या किसी तरह के दंगे फैला सकते हैं, लोगों को पसंद नहीं आया तो उसको सेंसरशिप क्या करती है, निगरानी रखती है। ठीक, तो उस सेंसरशिप को उस समय समाप्त कर दिया गया। इससे क्या हुआ कि कोई भी कहानी, नाटक, कविता, अखबार, लेख, भाषण के द्वारा लोगों पे जो रोक लगाई गई थी वो पूरी तरह समाप्त हो गया, लोग आजाद हो गए। अब क्या हुआ, भाषण व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को नैसर्गिक अधिकार घोषित कर दिया गया कि मतलब लोग जो है सरकार के खिलाफ भी बोल सकते हैं, भाषण दे सकते हैं। और अभिव्यक्ति की आजादी, आप अभी भी बच्चों रोज सुनते हैं कि हम किसी के बारे में भी कुछ भी बोल सकते हैं, ये हमारी अभिव्यक्ति है। हमें अगर हमारा शासक पसंद है तो ठीक, नहीं पसंद है तो हम उसकी आलोचना कर सकते हैं, जिसको अभिव्यक्ति की आजादी कहा गया। तो प्रेस की जब स्वतंत्रता हुई, ठीक है, ये तो भाषण और अभिव्यक्ति की आजादी मिली लोगों को, तो लोग जो है सरकार की नीतियों की आलोचना करने लगे। ठीक, जो कि हमने बताया था कि जो जैकोबिन क्लब बना था, जो बहुत सारे क्लब्स बनाए इन्होंने, तो क्लब में इस पे चर्चा होने लगी, बहस होने लगा, भाषण होने लगा। और साथ में जब प्रेस की स्वतंत्रता हो गई तो परस्पर विरोधी विचारों को अभिव्यक्त करने की जो है मंजूरी मिल गई, या अभिव्यक्त करने लगे। तो लोग जो पसंद आता था उसको हाँ कहते थे, जो नहीं पसंद आया उसके विरोध में भी लोग बोलने लगे। अब प्रेस आजाद हो गया तो बहुत सारे अखबार निकलने लगे, कहानियां, कविताओं की किताबें निकलने लगी, पैम्पलेट्स निकलने लगे। तो इस तरह से लोग जो है अपने विरोध जताने लगे। इसके साथ नाटक, संगीत व उत्सवी जुलूसों द्वारा लोगों को जोड़ने का प्रयास किया गया। राजा के खिलाफ नाटकों के माध्यम से या फिर संगीत के माध्यम से, कविताएं जैसे मार्शलेस हमने कहा, देशभक्ति गीत जो है, देश के लिए हमको कुछ करना है ऐसा सोचते हुए, या उत्सवी जुलूस होते थे, उन सब माध्यम से लोगों को जोड़ने का प्रयास किया और क्रांति का प्रयास किया। तो ये तो रोजाना की जिंदगी में ये लोगों में ये बदलाव आए। अब हम लास्ट वाला जो पॉइंट है हमारा सारांश, वो क्या हुआ कि जो पूरी क्रांति हुई फ्रांस में, उसके बाद जो है क्या आया नेपोलियन बोनापार्ट। 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट ने क्या किया, स्वयं को सम्राट घोषित कर दिया। ये एक सेना का आदमी था, ठीक, बहुत ही अनुशासन वाला था। इसने क्या किया, धीरे 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 अपनी पकड़ बनाते हुए इसने स्वयं को 1804 में सम्राट घोषित कर दिया। और इसके बाद अन्य यूरोपीय देशों में अपनी विजय यात्रा इसने प्रारंभ कर दी। और इसके साथ इसने बहुत सारे साम्राज्य बनाए और उस शासन की बागडोर किसके हाथ में दे दी, अपने ही रिश्तेदार, अपने ही खानदान के लोगों के हाथ में इसने वो बागडोर पकड़ा दी। फिर क्या कि इसने कुछ नियम कानून बनाए, जो नियम कानून लोगों को बहुत पसंद आए। जैसे एक था निजी संपत्ति व सुरक्षा के, निजी संपत्ति की जो है सुरक्षा के कानून बने। तो प्रॉपर्टी जो लोगों की थी वो उनकी अपनी निजी हो गई, उसकी सुरक्षा के कानून बना दिए इससे, तो लोग व्यापार में आराम हो गया लोगों को। फिर क्या किया, दशमलव प्रणाली व नापतोल की समान प्रणाली चलाई। हुआ क्या था कि उस समय बच्चों क्या होता था, अलग अलग छोटे छोटे पार्ट्स में देश बटे हुए थे। तो किसी जगह कोई शासन कर रहा था, कहीं कोई शासन कर रहा था, कहीं कोई प्रणाली चलती थी, कहीं कोई। अब किसी चीज का दाम यहाँ पर उसका भार भी अलग हो जाता था। कपड़ों के जो है, कपड़ों के नाप जो है वो भी अलग हो जाते थे। कहीं 1 मीटर जो है कितने सेंटीमीटर हो जाए, कहीं उसका नाप बदल जाता था।
तो ये सारी चीजें वहां के शासन व्यवस्था के आधार पे वो चीजें बदल जाती थी। पैसे रुपए का भी जो दाम वो अलग होता था। तो उन सारी चीजों को इसने एक दशमलव प्रणाली चलाई, जैसे किसी चीज का दाम 10 रुपए 5 पैसा है तो उसको भी जोड़ने का प्रयास किया। नहीं, पहले ये प्रणाली पॉइंट वाली नहीं थी, दशमलव प्रणाली नहीं थी, तो 10 रुपए 5 पैसे 5 पैसा छोड़ना पड़ता था, तो इससे नुकसान होता था। तो इससे बचने के लिए जो दशमलव प्रणाली चलाई, तो इससे क्रेता विक्रेता दोनों को जो है फायदा हुआ। और नाप तौल की समान प्रणाली चलाई, तो इससे क्या हुआ कि जो सामान यहाँ जिस दाम पर जिस भार और जिस लंबाई माप में जो मिल रहा है, वही दूसरी जगह पे भी उसी नाप तौल और माप में मिलता था वो। तो इससे क्या हुआ कि लोगों को ये चीजें पसंद आई, अच्छे लगे, तो लोग नेपोलियन को पसंद करने लगे। दूसरा, नेपोलियन साम्राज्य विस्तार कर रहा था, तो लोगों को लगा कि हाँ, हमारा शासक निरंकुश है, इससे हमको आजादी मिल जाए, और लोग इसको पसंद करने लगे। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे ये अपना साम्राज्य विस्तार करता गया और अपने ही उस शासन को अपने ही खानदान के लोगों के हाथ में देने लगा, तो धीरे धीरे लोगों को जो है नेपोलियन मुक्तिदाता से हमलावर लगने लगा। उसने क्या किया कि जबरदस्ती लोगों को सेना में भर्ती करने लगा। तो कुछ ऐसी चीजें थी जिससे लोग जो है उससे नाराज होने लगे, और अंत में 1815 में वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन की हार हुई। लेकिन ये जो नेपोलियन था, इसने अपने को जो है एक तरह से आधुनिकीकरण का अग्रदूत मानता था, जो मॉडर्नाइजेशन था उसका अग्रदूत ये मानता था। तो इस चीज को लोग बाद में जो है हमलावर मान के उससे नाराज होने लगे। फिर उस पे वाटरलू के युद्ध में हार गया, वो खत्म हो गया चैप्टर यहाँ नेपोलियन का खत्म। लेकिन उसके बाद लोगों ने जो है इसको एक तरह से इसके विचारों को, इसकी चीजों को पसंद करने लगे। बाद में लोगों को समझ में आया कि नहीं, इसने जो बदलाव लाए थे वो देश की प्रगति के लिए ठीक था। हालांकि वो जो राजतंत्र हटाया और उसके बाद जो शासन इसने अपने हाथ में ली, वो लोगों को पसंद नहीं था, लेकिन बदलाव लोगों को पसंद आया। तो इस तरह से ये पूरी फ्रांसीसी क्रांति थी बच्चों, जिसको हमने आज अपने उसमें समाप्त किया। और इसके बाद ये चैप्टर आज ही खत्म होता है बच्चों। तो समझ में आ गया आपको? थैंक यू।